ओरिजिनली अब यहाँ से ख्याल करना कि यहाँ से जो अब स्लाइड्स हमारी हैं ये अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक है। यहाँ से वर्ल्ड बैंक की डायरेक्शन के तहत थी जो डॉक्यूमेंट्स वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, देता है सेंट्रल बैंकों के क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसी बेस पे ये डॉक्यूमेंट्स भी है। तो ये ख्याल है कि ये डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा किसी बुक में ना मिले, ये वर्ल्ड बैंक की मुख्तलिफ डायरेक्शन में। आयन गेडी बेसिकली वो डायरेक्टर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको रीड्रॉ किया था कि आयन गेडी हैज डिस्क्राइब वो 4 पॉइंट जिसको हर सूरत में सेंट्रल बैंक को रेगुलेट करना होता है व्हेन एवर दे आर वर्किंग विद द कमर्शियल बैंक। नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी, द पावर टू क्रिएट मनी। द पावर टू क्रिएट मनी मीन्स कि आप इसके जरिए मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, तो पैसा बनाना और ना बनाना। क्रेडिट एलोकेशन, चैनल ऑफ क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट के किस चैनल में कितना जाना है। कमर्शियल बैंक को ये आपको हर सूरत में रेगुलेट करना है कि किस चैनल में कितना उन्होंने पैसा लोन के तौर पे देना है। आप अपनी मर्जी से उसको रेगुलेट नहीं करेंगे, यानी कि आप कमर्शियल बैंक को फ्रीली अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपनी मर्जी से ही उसको लेके चल रहा हो। आपको मस्ट उसकी सूरत में अपना काम करना है। कंपटीशन एंड इनोवेशन टू प्रिवेंट कार्टल्स, तो मुख्तलिफ वक्तों में उनका कंपिटेटिव एनवायरनमेंट देखते रहे कि ये नहीं हो कि कमर्शियल बैंक आपस में कार्टल बना ले, इतना ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा हो कि वो इकोनॉमी के लिए डेंजरस हो जाए। 4th पॉइंट, प्रूडेंशियल रेगुलेशन। प्रूडेंशियल रेगुलेशन से रिलेटेड है कि ये वो इम्पोज की जाती हैं जिनको हर सूरत में करना है। नंबर 1, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, डिपॉजिटरी ऑफ प्राइवेट सेविंग लेनी ही लेनी। अगर आप कमर्शियल बैंक है तो आपने प्राइवेट सेविंग को हर सूरत में इनहेंस कराना है, इसको आप किसी सूरत में रिफ्यूज नहीं कर सकते। ऑपरेटर्स ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म, प्रॉपर पेमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए। वल्नरेबिलिटी और टू कोलैप्स ज्यादा, जितना ज्यादा रेगुलेशन ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज्यादा कोलैप्स के चांसेस कम होते हैं। जितना ज्यादा आपके डिपॉजिट, आप ये देखिए बड़ा कॉमन सा एग्जांपल दूं कि प्रोटेक्शन, आप किसी भी बैंक में जाएं डिपॉजिट के ऊपर बड़ा क्लियर मोहर लगा के सब कुछ साइन वाइन करके लेते हैं प्राइवेट सेविंग्स। इसी तरह जब वो आपको पेमेंट मैकेनिज्म है तो एटीएम हो या कुछ हो उसमें 2-2 3-3 चेक लगे हुए होते हैं और उससे रिलेटेड, तो ताकि ये आपको रेगुलेट करना है और ये टाइमली रेगुलेट होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक बार रेगुलेट करके सेंट्रल बैंक साइड हो जाए, नहीं, इसके ऊपर कंटिन्यूअस चेक होता है और जो कंटिन्यूअस चेक किया जा रहा होता है। वॉलंटेबिलिटी कोलैप्स इसलिए जरूरी है ताकि जब हमने इनिशियल पढ़ा था डिपॉजिटर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है सेंट्रल बैंक को। ये तो नहीं है कि सेंट्रल बैंक आंखें बंद करके बैठा रहा, उसका 6 महीने बाद पता चला बैंक कमर्शियल बैंक बैंकरप्ट हो गया है और उस वक्त लोगों के पैसे डूब गए। नहीं, सेंट्रल बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उसको हर सूरत में रेगुलेट करे टाइमली। ओके, इन 4 पॉइंट में कोई चीज जो क्लियर नहीं हो तो मैं आगे चलूं। सर पॉइंट नंबर 3, कंपटीशन एंड इनोवेटर, कार्टेल ना बने, यानी कि इतना कंपटीशन उन बैंकों के दरमियान में होना चाहिए और ऐसी नई नई इनोवेशन होनी चाहिए कि ये ना हो कि सारे कमर्शियल बैंक से कार्टेल बना के बैठ जाए और एक ही रेट के ऊपर काम कर रहे हो और अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। नहीं, ये सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्रेशर में रखें कि वो नई से नई प्रोडक्ट लेके आए, हर नई प्रोडक्ट लाए। आप देखें हर बैंक अपना ऐड दे रहा होता है अलग, अगर कार्टेल बन गया तो सब एक ही रेट में काम कर रहे होंगे, तो वो कार्टेल ना बनने दें ताकि उसको किसी सूरत में कस्टमर का इंटरेस्ट डिस्टर्ब ना हो। देखिए जब कार्टेल बनता है ना, कार्टेल्स क्या होते हैं, कार्टेल्स ग्रुपिंग हो जाती है। जब ग्रुपिंग हो जाती है तो अभी आपने देखा आटे में, चीनी में ये ग्रुपिंग है, या पावर इंडिपेंडेंट पावर सेक्टर्स में इनमें ग्रुपिंग हो गई है, ये एक ही रेट में काम कर रहे हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि उस सूरत में जो बायर होता है या एंड यूजर होता है उसके वो कॉम्प्रोमाइज करता है फिर, क्योंकि उसके पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता। तो सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कमर्शियल बैंक में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप करे ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम ना करे, एक दूसरे के अपोज का। तो उसका एडवांटेज मुझे और आपको होता है। वो इस तरीके से होता है कि जब मुझे पता होता है कि अच्छा यूबीएल 10% पे दे रहा है, नेशनल बैंक 9.2 पे दे रहा है, हबीब बैंक 9 पे दे रहा है,
कौन सस्ता है कौन महंगा, तो मेरी परचेजिंग की एबिलिटी जरा बेहतर हो जाती है बैंक के साथ काम करने की, ये है, और इसके अलावा कोई इसका रूल नहीं है। ओके जी सर। 4 बेसिक अप्रोचेस जिसके ऊपर वर्ल्ड बैंक कहता है कि सेंट्रल बैंक को इन अप्रोचेस के तहत जाना चाहिए। सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक के साथ काम करेंगे, उनको रेगुलेट करेंगे, तो उनकी ये अप्रोचेस फॉर बैंक सुपरविजन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर टू पब्लिक, कमर्शियल बैंक को अपनी हर इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी होगी, उसकी एक एक न्यूज पब्लिक में जानी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि कौन सा कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है। इसीलिए आप देखें कमर्शियल बैंक्स के एड्स भी बहुत होते हैं, कमर्शियल बैंक अपने जो स्टाफ और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको टाइम टू टाइम मैसेज भी कर रहा होता है, सब कुछ हिडन कोई नहीं होगा, कमर्शियल बैंक की कोई चीज हिडन नहीं होगी। 2 चीजों में होगी, डिस्क्लोजर टू पब्लिक में, एक तो पब्लिक के लिए होगी या वरना फिर वो सेंट्रल बैंक से होगी। अगर वो मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है तो वो सेंट्रल बैंक से होगी, अगर बिजनेस से एसोसिएटेड है तो वो हर चीज पब्लिक में जाएगी। इवन आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाएं तो उसमें आखिर में एक छोटा सा लगा होता है कि जी अभी बैंक की ये, इवन कोई ब्रांच भी बंद करते हैं तो वो भी पब्लिक को बताते हैं ये ब्रांच बंद करके यहाँ हो गई। इवन आपने देखा कि उन्होंने बैंक टाइमिंग है वो भी अपने सारे कस्टमर्स को पब्लिकली बताया कि भाई हमारी बैंक टाइमिंग है, तो ये होना है, इसकी अप्रोच करनी है, इसको सुपरवाइज करना सेंट्रल बैंक का काम है कि हर कमर्शियल बैंक ये सुपरविजन फॉलो करे। सेल्फ रेगुलेशन थ्रू इंटरनल ऑडिट एंड कंट्रोल, अपने आप को खुद रेगुलेट करें प्रॉपरली, ऑडिट एंड कंट्रोल कराए, एक्सटर्नल ऑडिटर होना चाहिए, बोर्ड ऑडिट, यानी कि प्रॉपर ऑडिट होगा हर ट्रांजैक्शन का। इसको हम आसान अल्फाज में जो बैंकिंग की लैंग्वेज में कहते हैं कंप्लाइंस। सेल्फ रेगुलेशन थ्रू कंप्लाइंस, अपना खुद एहतसाब करो, एक एक ट्रांजैक्शन को खुद देखो, और उसके बाद उसको एक्सटर्नल ऑडिटर से भी कराओ, उसके बाद उसको बोर्ड ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑडिट कमेटी मींस के वहां पे 2-4 बैंक, सेंट्रल बैंक का भी नुमाइंदा बैठा हो और भी लोग बैठे हो, और फिर वहां पे आप वो रिपोर्ट पेश करें। तो ये प्रॉपर चैनल होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि कोई करंट गलत ट्रांजैक्शन तो मूव नहीं हुई। दिस इज द पॉइंट विच इज एसोसिएटेड विद द FATF, वो जो आप लोगों ने सुना है कि FATF के ग्रे लिस्ट में है, दिस इज द बेसिक पॉइंट विच इज आस्क्ड बाय द FATF कि आपका ये ऑडिट कितना स्ट्रांग है। पता होना चाहिए कि पैसा आया कहां से और गया कहां है, किसके पास से आया था वो कौन था, गया किसके पास है वो कौन है, ये सारी चीजें वेरी वेल मेंशन्ड होनी चाहिए। गवर्नमेंट बैंक एग्जामिनेशन होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का इम्प्लिसिट गारंटी ऑफ डिपॉजिट्स होनी चाहिए, और इसी तरह एक्सप्लिसिट गारंटी ऑफ डिपॉजिट्स होनी चाहिए। इम्प्लिसिट इंटरनल होनी चाहिए कि बैंक के पास एक गवर्नमेंट, जो हमने इनिशियली पढ़ा था कि बैंक के पास आपको एसोसिएट होता है सेंट्रल बैंक एज अ डिपॉजिटर्स वहां पे, और इम्प्लिसिट डिपॉजिट गारंटी स्कीम ऐसी, एक्सप्लिसिट गारंटी ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉपरली कहीं ना कहीं से रेगुलेट होनी चाहिए। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम सिंपल से अल्फाज में ये कह सकते हैं, सेंट्रल बैंक को ये अप्रोच रखनी है कि वो जो बैंक की एग्जामिनेशन करे तो वो ये गारंटी डिपॉजिटर्स के पास होनी चाहिए कि सेंट्रल बैंक उसको रेगुलेट कर रहा है, उसको देख रहा है, उसको प्रॉपर अप्रूव्ड है। और इसी तरह जब डिपॉजिट गारंटी स्कीम वो बाहर लेके जाएं तो उस वक्त गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन उसके साथ हो रहा है। ये ऐसी कोई पॉलिसी ना दे जिसको वो 10 दिन बाद कहे सॉरी ये तो सेंट्रल बैंक ने रिफ्यूज कर दिया, हम इसमें काम नहीं कर सकते। प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, सुपरविजन के तहत वो सेंट्रल बैंक की चले, और फिर उसके बाद वो बाहर जाके लॉन्च की जाए। इसी तरह जब वो लैंडिंग के तौर पे दे, डिपॉजिट्स के तौर, जब लैंडिंग के तौर पे पैसा दे तो वो जो भी एग्रीमेंट करे वो एग्रीमेंट डेफिनेटली सेंट्रल बैंक से रेगुलेट होना चाहिए। विदाउट रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल बैंक उसको ऑपरेट नहीं किया जाना। ओके, फर्दर कवरेज सुपरविजन ऑफ शुड बी सेंट्रल बैंक, स्लाइड पर इसमें कुछ वही लेंडर ऑफ लॉज एंड कन्वर्ट्स है, रेगुलेशंस है, उसी हिसाब से। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड सेंट्रल बैंक सुपरवाइज द सिक्योरिटीज एंड इंडस्ट्रीज। सिक्योरिटी इंडस्ट्री से मुराद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में डेफिनेटली कमर्शियल बैंक भी आते हैं। यस, डेफिनेटली उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि देखिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज हैं, दीज आर द कमर्शियली ऑपरेटेड इंडस्ट्रीज। जब वो कमर्शियली ऑपरेटेड इंडस्ट्रीज हैं तो उनका बुनियादी मकसद प्रॉफिट कमाना है, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए सही और गलत सब काम कर रहे होते हैं। तो ये सेंट्रल बैंक की रेगुलेशन है कि वो इसको सुपरवाइज करे कि वो सही डायरेक्शन में काम करे,
रॉन्ग। यानी कि एक तरह से आसान अल्फाज में, वेरी सिंपल वर्ड में, सेंट्रल बैंक के जरिए ऑपरेट हो रहा है तो वो हलाल है, और आउट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑपरेट हो सुपरविजन ऑपरेट होगा तो वो हराम है। यही कंसेप्ट इसका है कि आपको वो डायरेक्शन दे दे कि दिस इज द राइट डायरेक्शन, दिस इज द रॉन्ग डायरेक्शन, इससे जाओगे तो ये हलाल है, इससे जाओगे तो ये हराम है। ओके, पहला पॉइंट, टू प्रोमोट एंड डेवलप साउंड एंड वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, प्रॉपर काम होना चाहिए। बैंक को एफिशिएंट और सिक्योर रिस्पॉन्सिव कंप्लाइंस होना चाहिए, प्रॉपर बैंक के पास सिस्टम होना चाहिए कि वो हर चीज कस्टमर नीड सब कुछ चेक कर सके, और वो जो कंप्लाइंसेज, वो जो रेगुलेशंस, वो सब कुछ है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, लॉ से हटके कोई काम नहीं होगा। बिहेवियर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम मॉनेटरी पॉलिसीज और क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी से एसोसिएटेड होना चाहिए। ये तो नहीं है कि वो बैंक अपने पास ऐसी पॉलिसियां बना ले जो बैंक, जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी से क्लैश कर रही हो। ऑब्जेक्टिव, जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वही सेंट्रल कमर्शियल बैंक की पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसी पॉइंट मैं थोड़ा सा क्विकली सा वाइंड अप कर रहा हूँ ताकि हम फिर इसको 5-7 मिनट में डिस्कस कर लें। पॉइंट वही है जो हमने शुरू में डिटेल में डिस्कस की। बैंक की रेगुलेशन प्रोसेस, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होने चाहिए, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होने चाहिए। ये तो नहीं है कि कोई अनसाउंड माइंड को आपने चेयरमैन बना दिया, क्या कोई नाअहल आदमी को आपने बना दिया, नहीं। फिट एंड प्रॉपर पर्सन, उसको पता होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो है। ऑनरशिप्स की लिमिट होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम इतनी ऑनरशिप ले सकते हैं, इससे ज्यादा या कम आपके पास ऑनरशिप अलाउ नहीं है। तो ये भी है। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, जो हमने पहले कहा है कि हर इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्लोज की जाएगी, कोई भी हिडन इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए बैंक्स के पास। रेस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में नहीं जा सकते आप, आपकी लिमिट है, उसके अंदर स्कोप ऑफ लिमिटेशन है, उसमें आप काम करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कमर्शियल बैंक जाके फॉर एग्जांपल शराब के कारखाने लगाने के लिए पैसे देने लग जाए, नहीं, पाकिस्तान में डेफिनेटली नहीं होगा। इसी तरह वेपन बनाने के लिए कर्जा, आप ये कहेंगे जी मैंने फाटा में एक फैक्ट्री लगानी है कलाशनकोव बनाने की, उसके लिए पैसा दे दिया जाए, नहीं, हर बिजनेस एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाएगा। कंट्रोल ओवर चेंज इन ऑपरेशन, जब भी ऑपरेशन में कोई चेंज होगी वो सेंट्रल बैंक जरूर रेगुलेट करेगा, उसकी सुपरविजन के बगैर नहीं होगी। तो ये सारे वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे हम काम करते हैं। रिस्क कंट्रोल लिमिट्स होनी चाहिए कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के कम से कम आपको कितनी लिक्विडिटी अपने पास रखनी है। कैपिटल एक्विजिशन रिक्वायरमेंट मेंटेन कराएगा। इंफॉर्मेशन पूलिंग एंड कोऑर्डिनेशन के, अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर की जाएगी, सेंट्रल बैंक को कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा, किस तरीके से वो पूल में जाएगी। मोरल एसोसिएशंस, कि चीज को उसकी सही नियत के साथ अप्लाई किया जाएगा, गलत तरीके से अप्लाई नहीं किया जाएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज खराब हो रही है तो वो कैसे चेक लगा के उसको रोका जा सकता है। प्रोसेस एंड लीगल डेवलपमेंट कैसे बनाई जाएगी, सही। तो ये सारी चीजें आपको ख्याल करनी है। एक सेकंड होल्ड कर लीजिए। फिर इसी तरह बैंक का एग्जामिनेशन प्रोसेस। बैंक का एग्जामिनेशन प्रोसेस से मुराद ये होती है कि आप ये डिटरमाइन करें कि बैंक जो भी काम कर रहा है वो क्वालिटी सही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हेल्थ सही है, क्या बैंक उसी तरीके से काम कर रहा है जो आपने एसओपीज दी है, या उसमें कुछ अलग। तो ये
काम सेंट्रल बैंक के ऑडिट डिपार्टमेंट का होता है कि वो सब चीजों को देखे कि जो चीजें लिखी गई हैं वो क्या वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है या उसके अलावा इम्प्लीमेंट हो रही है, और उनकी एसेट्स की क्वालिटी। ये खासतौर पर ये पॉइंट ई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस एसेट्स के बिहाफ पे उन्होंने लोन दिया है क्या वो उसी एसेट्स की क्वालिटी वो थी जिसका लोन दिया गया। लेट्स सपोज आपने एक प्लॉट के लिए लोन दिया 1 करोड़ रुपए का, प्लॉट की वैल्यू 50 लाख है, आपने 1 करोड़ का लोन दे दिया तो ये तो बैंकरप्टी होगा। तो ये कैसे दिया? आपको वो मॉर्गेज के पैक पे वो क्वालिटियां देखनी है कि किस क्वालिटी के एसेट्स के बदले बैंक पैसे आगे फाइनेंस कर रहे हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। रेमेडियल मेजर्स, अगर खुदा ना खास्ता बैंक फेल हो जाए किसी वजह से, यानी कि इंसॉल्वेंसी में चला गया, बैंकरप्सी में चला गया, तो डेफिनेटली उसका एक सडन शॉक पूरे सिस्टम को पड़ता है। जब पूरे सिस्टम को वो शॉक पड़ता है तो सबसे ज्यादा उसका शॉक पड़ता है उसके डिपॉजिटर्स को, उसके बाद उसका शॉक पड़ता है पूरे सिस्टम में। तो ये सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये टाइमली जो चेक करता रहेगा ताकि वो इस सडन शॉक से बचे। उसको पता है कि अगर कोई बैंक फेल होने जा रहा है तो कब तक उसके चांसेस हैं, और वो उसको ग्रेजुअली दफनाए। ये नहीं हो कि एकदम से कोलैप्स कर गया, एकदम से कोलैप्स करेगा उसकी सारी ट्रांजेक्शन। लेट सपोज खुदा ना खासा हबीब बैंक एकदम से कोलैप्स कर जाता है, तो हबीब बैंक आपके टोटल बैंकिंग सेक्टर का 20% रखता है, 20% कस्टमर बैंक्स के कोलैप्स कर गए तो ऑटोमेटिकली एक पैनिक डेवलपमेंट आ जाएगी, और उस पैनिक डेवलपमेंट को ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये ख्याल है कि इस टाइप की रेमेडीज रखी हो कि वो उसको पता हो कि बैंक फेल हो रहा है तो इसको कैलकुलेट करके फेल कराना है, डायरेक्ट नहीं। ओके, दीज आर द 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए। राइट डाउन द ब्रीफ नोट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स कमर्शियल बैंक, डिफाइन इन डिटेल इन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। इस पॉइंट से आप ये 2 क्वेश्चन अपने तौर पर प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर कल पेपर वगैरह आता है तो कोशिश होगी ऐसे ही हो। ओके, हाँ जी, अब कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। No, sir. ओके, वैसे एक सरप्राइजिंग हो कि पूरी क्लास 18 से ज्यादा नहीं गई हुई है, लेकिन मैसेज तकरीबन 20 से ज्यादा आ चुके हैं। चले, लेकिन आप लोग, अब मैं तो अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, लेकिन आप लोग भी अपनी अटेंडेंस क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो एक काम करिए, जिनका डिस्टर्ब हुआ है सुबह भी किया, अभी हम क्लास ऑफ कर रहे हैं ना, अभी ना करिएगा, ऑलमोस्ट 20 मिनट बाद करिएगा, 1 बजे के करीब ना एंड हो जाए, और 1 बजे के बाद फिर उसको कर लीजिएगा। ओके।